एक और नाम महत्वपूर्ण है इस लिस्ट के अंदर और वो नाम है उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल का। यूपी में नाम उनका सुनने में दिखाई दे रहा था, अचानक हालांकि महाराष्ट्र में नाम चल रहा था, मुंबई में नाम चल रहा था, पर इस सीट पर पीयूष गोयल को लाना, कुछ समीकरण अगर आप बता सकें तो। देखिए, पीयूष गोयल पिछली बार 2019 में ट्राई कर रहे थे, मेरठ की सीट वो चाहते थे क्योंकि वो बनिया बहुल सीट है, वहाँ से राजेंद्र अग्रवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 अगर हम 3-4 महीनों की अगर बात करें तो पीयूष गोयल ने मेरठ में दौरे भी किए, उनके 2-3 वहाँ कार्यक्रम में लगे, लेकिन बाद में उनको फीडबैक ये गया कि अगर आप मुंबई से लड़ते हैं, चूँकि आपका अपना राज्य है, तो वहाँ पर आपकी जीत तय होगी। उसकी एक वजह ये भी है कि मुंबई में वो बहुत एक्टिव है और उन्होंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी की है, वहाँ कॉलेज भी किया, उनके पिता भी वहाँ से सांसद रहे और वहाँ से उन्होंने राजनीति की है। तो ऐसे में जो फाइनली जो पार्टी ने उनसे पूछा था, जो सांसदों से पूछा था, जो कि राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, 2-2 बार से उनसे पूछा गया था कि आप किस सीट से लड़ना चाहोगे, तो उन्होंने एक सीट जो है मुंबई की सीट को दिया था। और इसका जो चुनावी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो उनको ये लगा कि चूँकि शहरी सीट है और वहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से ये लड़ते हैं तो बीजेपी की जीत हो सकती है। और इनका भी जो चुनावी राजनीति में ये पहला चुनाव होगा, जो ये चुनाव लड़ेंगे, तो पहली चुनावी लड़ाई वो हारना नहीं चाहते थे और यही वजह है कि पार्टी ने इनको यहीं से उतारने का फैसला किया। मुझे लग रहा है कि शायद ये पूनम महाजन की सीट थी, एक बार चेक करना पड़ेगा, वो टिकट काट दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर अपने लिए एक सेफ सीट ये चाह रहे थे और वो सेफ सीट उनको मिल गई है। मेरे सहयोगी अमोद राय भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमोद, अब जरा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का रुख कर देते हैं। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रदेश को देखें तो अभी अभी कुछ वक्त पहले ही उसके हाथ से सत्ता गई है, हालांकि सत्ता जाते जाते कांग्रेस के हाथ से भी बची है। उसके बावजूद जिन 2 नामों को उतारा गया, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अपनी सीट पर हैं, शिमला से जो कि एससी सीट है उसमें सुरेश कुमार कश्यप मौजूद हैं। इन 2 सीटों को अगर हम छोड़ दें, बीजेपी की खास तौर से हिमाचल को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर विधानसभा से उनके हाथ से सत्ता निकली और जो 400 का आंकड़ा यानी 370 का आंकड़ा पार करने की बात बीजेपी कर रही है, ऐसे में हिमाचल उसके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, 2 सीटों को जो घोषित किया गया है, ये 2 पहले भी बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं और दोनों जगह से रिपीट किया गया है। अनुराग ठाकुर पहले से जीते हुए हमीरपुर से हैं और जो दूसरे कैंडिडेट है शिमला से जीते हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा चुनाव इन्हीं के अध्यक्ष काल में हुआ था और वो एससी रिजर्व सीट है। लेकिन जो सबसे हिमाचल में टफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, वो मानी जाती है मंडी की सीट। मंडी की सीट पर कौन उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन उसको अभी रिलीज नहीं किया गया, उसको जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वहाँ से चूँकि वीरभद्र सिंह का वो गढ़ माना जाता है और कांग्रेस उसके वजह से काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पे मानी जाती है। तो सबसे जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग एक सीट की अगर हम बात करें हिमाचल में, तो मंडी सीट है। उसमें कई नामों की चर्चा है, उसमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के नाम की भी चर्चा थी कि हो सकता है कि कंगना रनावत उसमें चुनाव लड़ाई जाए या पार्टी के ही कोई वरिष्ठ नेता उसमें लड़ेंगे। ये पार्टी विचार कर रही है, इसको रोका गया है। इसका अर्थ है कि पार्टी उस पर सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। राहुल जी, मोहित भी इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ से। मोहित, ये तो तय था कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, करनाल उनको दिया गया। हालांकि सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अनिल विज का अभी तक कुछ गुस्सा शांत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन खट्टर जिस स्थिति में है और खासतौर से करनाल में जब वो आते हैं, अब लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए समीकरण कुछ बदलेंगे, क्योंकि यहां हमें जाट फैक्टर का भी ध्यान रखना होगा। देखिए, करनाल बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है, क्योंकि पिछले जो यहाँ से सांसद रहे हैं संजय भाटिया, उनका विनिंग मार्जिन 3.5 लाख से ऊपर वोट का था। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी और इसी वजह से मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारने के लिए भी ये सीट उपयुक्त मानी जा रही है। और उस वक्त जब संजय भाटिया की जीत हुई थी तब भी ये फैक्टर माना गया था कि सीएम मनोहर लाल उस वक्त थे और उनका जो प्रभाव था उसकी वजह से ही संजय भाटिया को इतनी बड़ी जीत वहाँ से मिली थी। तो करनाल को लेकर पहले भी TV9 भारतवर्ष पर हम लगातार बता
बता रहे थे कि करनाल से ही जो फॉर्मर सीएम है मनोहर लाल, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और इस बात की अब पुष्टि भी हो गई है और मनोहर लाल को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने के बाद सेंटर में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लेकिन जो करनाल में फॉर्मर सीएम मनोहर लाल को उतारा गया है तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी दिखाई देगा। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी सांसद हैं, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट वहां पर रहेगा। तो पूरी जीटी रोड जो बेल्ट है, जो ये सीटें हैं जिन पर बीजेपी खास फोकस करती है, क्योंकि वहां पर लड़ाई मानी जाती है कि जो नॉन जाट चेहरे हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है हर पार्टी की तरफ से। और इसी वजह से माना जा रहा है कि सीएम जो रह चुके हैं मनोहर लाल, उनको यहां से चुनाव मैदान में उतारने का असर रहेगा। हालांकि अंबाला में अनिल विज नाराज हैं, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी के लिए और भी जोर शोर से काम करूंगा, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो बंतो कटारिया वहां पर एक तरह से सेफ चेहरे पर दाव चला गया है, क्योंकि रतनलाल कटारिया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सांसद इसी सीट से रहते थे, 2 बार जीते हैं। तो उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संवेदनात्मक जो वोट है, वहाँ का सिंपैथी जो लहर है, सहानुभूतिक लहर जो है, उसका फायदा उठाने का भी प्रयास है। और जो रतनलाल कटारिया का परिवार है वो अनिल विज के भी नज़दीकी माना जाता है। तो अनिल विज भी इस नाम का कोई ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे, भले ही वो नाराज चल रहे हो इस वक्त, लेकिन वो साथ देंगे। इसी उम्मीद के तहत बंतो कटारिया को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो काफ़ी सेफ गेम खेलने का प्रयास किया गया है। और हम कह सकते हैं कि जो नॉन जाट चेहरे हैं, जो नॉन जाट पॉलिटिक्स हरियाणा में बीजेपी करती रहती है, उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाने का ये जो 6 जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसमें सीधे तौर पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। अमोद, तेलंगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी की कोशिश भी लगातार रही है तेलंगाना में अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत करने की। जो लिस्ट आई है इस वक्त सामने, उसको अगर हम देखें, इस लिस्ट के जरिए क्या मैसेजिंग है, और थोड़ा सा समीकरण यहाँ के भी बताइए। देखिए राहुल जी, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की जो महत्वपूर्ण सीटें थी, बीजेपी ने पहली सूची में ही जारी कर दिया था और आज उसने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो पहले के जो 8 उम्मीदवार उतारे गए थे, उसके अलावा 6 उम्मीदवार आज उतारे गए हैं। कुल 14 उम्मीदवार होते हैं और बीजेपी तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर वहाँ अच्छे से लड़ाई में है, ऐसा माना जा रहा है। और बीजेपी वहाँ बेहतर परफॉर्म करेगी, ये भी माना जा रहा है। इस सूची में मैं अगर देखूँ तो डीके अरुणा महिला हैं और बीजेपी की पुरानी नेत्री हैं, काफ़ी पहले से काम कर रही हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण पोजीशन में है। केंद्रीय बीजेपी में वो एक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। और डीके अरुणा को उतारा गया है नलगोंडा से। नलगोंडा हालांकि ट्रेडिशनली बीजेपी का सीट नहीं है, लेकिन वहाँ पे बदली हुई परिस्थिति में डीके अरुणा महबूब नगर से है, इसलिए वहाँ एक महिला उम्मीदवार देकर मैं दुरुस्त कर देता हूँ एक बार। महबूब नगर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नलगोंडा से सईदा रेड्डी जी 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 तो उनको जो महबूब नगर से दिया गया है, तो बदली परिस्थिति में बीजेपी के लिए वहाँ एक उठने की गुंजाइश है, आगे बढ़ने की गुंजाइश है। उसके तहत बीजेपी ने डीके करुणा पे जोर लगाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि कर्नाटक की सूची भी अगर चर्चा करें तो कर्नाटक की सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे टिकट अभी तक जो दिख रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रहलाद जोशी को धारवाड़ से फिर चुनाव लड़ाया गया है। और उसके अलावा अगर जो महत्वपूर्ण सीटें वहाँ है, हावेरी से पूर्व सीएम बासवराज बोम्मई को चुनाव लड़ाया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं तो जो BY राजेंद्र हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BS येदियुरप्पा के बेटे, उनको अपने ट्रेडिशनल सीट शिमोगा से चुनाव लड़ाया गया है। जबकि शोभा करांदले जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको बेंगलोर लाया गया है और उत्तर बेंगलुरु से उनको चुनाव लड़ाया गया है, जहाँ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा MP हुआ करते थे। तो ये सब इसमें बड़े चेंजेज हैं। PC मोहन वहाँ के मजबूत नेता हैं, तेजस्वी सूर्या मजबूत नेता हैं बेंगलुरु के। इन दोनों को बेंगलुरु उत्तर और दक्षिण से उतारा गया है, सेंट्रल से उतारा गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। सोमन्ना जो सोमन्ना है, तुमकुर से उतारा गया है, बहुत मजबूत हैं वहाँ पे। और सोमन्ना को माना जाता है कि तुमकुर में उनकी काफ़ी पकड़ है, ज़बरदस्त पकड़ है, तो उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया गया है। ये सब जो सूची है दक्षिण की बीजेपी की, ये बीजेपी के लिए एक उठाने की उस पूरे इलाके में कोशिश दक्षिण में लगातार प्रधानमंत्री पिछले 4 महीने से कर भी रहे हैं, दिखाई भी दे रही है हमको अमोद। लेकिन आनंद, इस पूरी लिस्ट में एक बहुत ही नीचे की तरफ एक दबा हुआ नाम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और वो त्रिपुरा से है। त्रिपुरा पूर्व से महारानी कृति सिंह देव बर्मा। बहुत ज्यादा कोशिश में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत स्थिति में ला करके किया है नॉर्थ ईस्ट में,
इस नाम को लेकर के जरा थोड़ा सा आप हमारे न्यूज़ मित्रों को बताएं कि वहां की स्थिति कैसे समीकरणों के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में तिपरा मोथा के साथ बीजेपी का टाई अप हुआ है और वो सरकार में भी शामिल होने जा रही है। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी का अच्छी पकड़ है वहाँ पे और लगातार वो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो ही फोकस रहा है। पहले टर्म में ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में लगातार जोर दिया था। उनको यह कहना था कि लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट को जो पहले की सरकारें रही है उन्होंने इग्नोर किया। तो त्रिपुरा की एक सीट से अभी जो राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को बीजेपी उतार चुकी है। दूसरी सीट पे बीजेपी ने आज इनका नाम डिक्लेयर किया है। जाहिर तौर पे बीजेपी वहाँ पे जो वहाँ के जो मूल बासिंदे और खासतौर से जो राज परिवार को लेकर जिनके अंदर श्रद्धा है उनको एक मैसेज देना चाहता है। वैसे वोटर्स को मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम भले नाराजगी की कोशिश की गई, बीजेपी को लेकर वहाँ पे भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी अभी भी जो त्रिपुरा के लोगों के साथ है और त्रिपुरा का जो मेन कल्चर है, जो इथनिक कल्चर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और यही वजह है कि ऐसे को व्यक्ति को टिकट वहाँ से उम्मीदवार बनाया है जो कि वहाँ के राज परिवार से जुड़ी रही हैं। आमोद, एक बार गुजरात की सीट्स भी देख लेते हैं। कुल 7 उम्मीदवारों का यहाँ घोषणा की गई है। साबरकांठा, अहमदाबाद, भावनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड़। हम जब दिल्ली को देखते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको कहीं कोई चेंजेस या कहीं आपको कुछ दिख रहा है ऐसा जिसमें कि बीजेपी को लगता हो कि गुजरात में भी उसको चुनौती मिल रही है, इसलिए उसने अपनी लिस्ट को थोड़ा सा बदलाव? देखिए, मैं सबसे पहले सूरत का जिक्र करूंगा। वहां से मुकेश भाई, चंद्रकांत भाई दलाल को टिकट दिया गया है और यहां से जो पूर्व मंत्री थी उनका टिकट काटा गया है, रेल राज्य मंत्री का टिकट काटा गया है। और इसके अलावा मैं बात करूं वलसाड़ का धवल पटेल, ये भी बिल्कुल नया नाम है, वहां से सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया है। जो इसमें दिख रहा है, जो 7 नाम जारी हुए हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि मोटा मोटी सारे नाम नए दिख रहे हैं मुझे। और नींबूबेन बभानिया, ये भी बिल्कुल नया नाम है भावनगर से। तो ये अहमदाबाद के हंसमुख भाई, सोमा भाई पटेल, ये एक पुराने नाम जरूर हैं। इसके अलावा जो साबरकांठा से भीखाजी दुधाई ठाकुर हैं, ये भी बिल्कुल नए नाम हैं। तो ये अगर गुजरात का पूरा असेसमेंट हम करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ज़्यादा नए लोगों को मौका दिया गया है और जो पुराने लोग हैं उनको कम मौका मिला है। गुजरात में 15 में 5 टिकटें कटी थी, लेकिन जो 11 सीटें वहाँ बची हुई हैं उसमें 7 आज घोषित किया गया है। इसमें कम से कम 3 से 4 नए नाम दिख रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी वहाँ भी नए नामों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए परिवेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। और पुरानी जो सूची थी उसमें बहुत ज़्यादा कटाव नहीं था, हालांकि 5 ही कटा था, लेकिन इसमें 7 में ही 4 कटता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, चलिए, तो 72 सीटों के आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका, आनंद आपका और मोहित आपका ये पूरी जानकारी और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ में। अपने न्यूज़ मित्रों को हम बता दें कि 72 सीटों की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। इससे पहले 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं जिनको अब टिकट नहीं दिया गया है और खास तौर से दिल्ली और गुजरात की जब हम बात करें तो दिल्ली में भी ठीक ठाक तरीके से चेहरों को बदला गया है और गुजरात में भी चेहरे ठीक तरीके से बदले गए। हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया।